नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीसी न्यूज और मैं हूं आपके साथ अनुराग सक्सेना। एक हाथ में संविधान की लाल किताब और एक हाथ में मनुस्मृति की पीली किताब। राहुल गांधी शनिवार को संसद में पूरी तैयारी और तेवर के साथ मोदी सरकार को घेरने आए थे। राहुल गांधी संविधान और मनुस्मृति दोनों किताबों को बीजेपी सांसदों को दिखाते हुए उनसे पूछ भी रहे थे और सवाल दाग भी रहे थे। संविधान और मनुस्मृति की तुलना करते हुए राहुल गांधी के सियासी सवाल सावरकर तक पहुंच गए। राहुल गांधी ने सावरकर और मनुस्मृति के मुद्दे पर बीजेपी को आड़े हाथों लिया। उन्होंने अपने भाषण में संविधान को जीवन दर्शन बताते हुए इसे भारत की प्राचीन संस्कृति और सभ्यता का दस्तावेज कहा। राहुल ने दावा किया और पूछा कि आरएसएस और सावरकर ने मनुस्मृति को संविधान से बेहतर बताया था, जिससे बीजेपी की विचारधारा पर सवाल खड़े हुए। क्या बीजेपी अपने नेता की इस बात से सहमत है? सुनिए राहुल ने संसद में क्या कुछ कहा। भारत के संविधान के बारे में सबसे बुरी बात तो यह है कि इसमें कुछ भी भारतीय नहीं है। भारत के संविधान के बारे में सबसे बुरी बात तो यह है कि इसमें कुछ भी भारतीय नहीं है। यह आपके नेता ने कहा था। Manusmriti is that scripture which is most worshipable after Vedas for our Hindu nation, and from which our ancient times have become the basis of our culture, customs, thought, and practice. This book, for centuries, has codified the spiritual and divine march of our nation. Today, Manusmriti is law. These are the words of Savarkar. The book India is run by should be superseded by this book. And this is what the fight is about. But I want to ask you, do you stand by your leader's words? Yes. Do you support your leader's words? Because when you speak in parliament about protecting the constitution, you are ridiculing Savarkar. You are abusing Savarkar. You are defaming Savarkar. कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए साथ में मनुस्मृति को भी लपेटे में ले लिया। एक हाथ में संविधान और दूसरे में मनुस्मृति लेकर संसद पहुंचे राहुल ने सावरकर के हवाले से कहा कि वे संविधान नहीं बल्कि इस किताब के हिसाब से देश चलाना चाहते थे। खैर, यह पहली बार नहीं कि जब मनुस्मृति निशाने पर है। मनुस्मृति पर पहले भी विवाद होता रहा है। सत्ता से लेकर आम लोगों के बीच इसे लेकर बहस होती रही है। इस किताब का जिक्र अंग्रेजी दौर में शुरू हुआ, जब ब्रिटिश अधिकारी इसे कथित तौर पर बहुसंख्यकों को समझने के लिए रेफरेंस के तौर पर इस्तेमाल करते थे। चलिए अब जानते हैं मनुस्मृति क्यों बार बार विवादों में आ जाती है। किताब के बारे में जानने से पहले एक बार जानते हैं कि आखिर मनु कौन थे। मनु को आदि पुरुष माना जाता है, जिसने समाज को चलाने के लिए अलग अलग तरह की व्यवस्थाओं की बात की। इसमें धर्म भी था, राजनीति भी और घर गृहस्थी भी। हालांकि मनुस्मृति के असल क्रिएटर के बारे में विद्वानों की राय बटी हुई है। कोई इसे ईसा से कुछ सौ साल पहले का बताता है तो कोई लगभग 2000 साल पुराना। बता दें कि यह किताब 12 अध्यायों में बटी हुई है, जिनमें 2684 श्लोक हैं। अलग अलग भाषाओं और अलग अलग विद्वानों की टीकाओं समेत इसमें श्लोकों की संख्या कम ज्यादा भी हो जाती है। कुछ की दशकों के भीतर मनुस्मृति पर कई किताबें कई मॉडिफिकेशंस के साथ मिली। इससे यह भी अंदाजा लगाना मुश्किल है कि यह किताब एक ही लेखक की है या समय के साथ इसमें कई लोगों के विचार जुड़ते चले गए। बात करते हैं इस किताब में किस चैप्टर में किन बातों का जिक्र किया गया है। बता दें कि इसमें मोटे तौर पर हिंदुओं को संबोधित किया गया है कि वे किस तरह से रहें जिससे समाज आराम से चलता रहे। इसमें अलग अलग आश्रमों पर बात है, विवाह के नियम हैं, महिलाओं के लिए सीख है और गृहस्थ धर्म के कर्तव्य भी हैं। इन 12 अध्यायों का ऊपरी ढांचा देखा जाए तो कुछ ऐसा है इसके पहले अध्याय में। प्रकृति के बनने 4 युग, अलग अलग वर्ण और उनके कामों का जिक्र है। दूसरा अध्याय
16 संस्कारों की बात करता है। हर एक में कई सब चैप्टर भी हैं। इसके बाद गृहस्थाश्रम, अलग अलग तरह के विवाहों की बात है। श्राद्ध का भी यहां पर जिक्र है। चौथा अध्याय एक बार गृहस्थी की बात करता है, साथ ही दान पुण्य की भी बात है। इसमें खानपान के दोष, शुद्धि जैसी बातों की चर्चा है। इस अध्याय में वानप्रस्थ आश्रम की जरूरत और नियमों की बात है। यह अध्याय राजधर्म की बात करता है। लोगों को नियम पर बनाए रखने के लिए दंड और मंत्रियों की सलाह का उल्लेख है। यह न्याय राजनीति के बारे में सबक देता है, कैसे विवाद का निपटारा हो। इसमें माता पिता के कर्तव्य और अधिकारों का जिक्र है। यह अध्याय 4 वर्णों के अलग अलग कामों की बात करता है। इसमें पाप कर्मों के बारे में बताया गया है, जैसे गोवध, मांस मदिरा का सेवन। और आखिरी चैप्टर में स्वर्ग नरक की बात है। मनुस्मृति, जैसा कि नाम से जाहिर है, यह कोई वेद पुराण नहीं, बल्कि किसी एक इंसान या इंसानों के समूह की स्मृति यानी याद पर लिखी बोली किताब है। व्यक्ति या समूह ने जो भोगा, जो जिया, उसे ही अध्यायों के रूप में संजो दिया। बहरहाल इसी की तरह कई दूसरी स्मृतियां भी किताब की तरह चलन में थीं, जैसे अत्रि स्मृति, गौतम स्मृति, विष्णु स्मृति और याज्ञवल्क्य स्मृति। ये सब किताबें उस दौर में समानांतर रूप से चल रही थीं। फर्क बस इतना था कि ये ऋषियों की किताबें थीं, जबकि मनुस्मृति हिंदुओं के किसी पूर्वज की। अब ऐसे में सवाल आता है कि अगर सबकी सब किताबें किसी न किसी मनुष्य की स्मृतियों का जखीरा थी, तब मनुस्मृति का नाम ही क्यों विवादों में आता है? खैर, इसकी भी वजह है, और इसकी वजह थी भारत आए एक ब्रिटिश जज साहब, और उन जज साहब ने इस किताब का अनुवाद अंग्रेजी में किया था। दरअसल भारत आए भाषाविद सर विलियम जोन्स ने संस्कृत से इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया। यह सबसे पहली ऐसी किताब थी जिसका न केवल ट्रांसलेशन हुआ, बल्कि उसका प्रचार प्रसार भी जमकर किया गया। इसके पीछे भी ईस्ट इंडिया कंपनी की डिवाइड एंड रूल नीति को देखा जाता है। कई विद्वानों का मत है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ कलकत्ता के जज की तरह काम करता यह अंग्रेज अधिकारी जानता था कि किस तरह से लोगों को एक दूसरे से अलग किया जा सकता है। सब कुछ देख समझकर उसने कई शानदार किताबों में एक विवादित चीज ली और उसे बढ़ावा देना शुरू कर दिया। सर विलियम जोन्स एंड मनुस्मृति, अ ब्रिटिश इनिशिएटिव फॉर हार्मोनियस स्टेट नाम के रिसर्च पेपर में इसका जिक्र है। जल्द ही किताब का फ्रांसीसी, जर्मनी, पुर्तगाली और रूसी भाषाओं में भी अनुवाद हुआ। इस अनुवाद में हिंदुओं के रीति रिवाजों को आहत ना होने देने का तर्क दिया गया। साल 1794 में ब्रिटिश राज की बंगाल सरकार ने इसे पब्लिश कराया, जिसके पीछे तर्क था कि किताब की मदद से वे हिंदुओं को उन्हीं के तरीके से रहने देंगे। कुल मिलाकर काफी गोलमाल के साथ अंग्रेजों ने अपना काम भी बना लिया और टूटन की शुरुआत भी कर दी। वे हिंदुस्तान के कानूनी मामलों में भी किताब का उदाहरण देते हुए इंसाफ करने लगे। इससे लोगों में दूरियां तो बढ़ी, किताब का नाम भी खूब लिया जाने लगा। बेनिफिट ऑफ डाउट देने के बाद भी ये सच है कि किताब के बहुत से हिस्से विवादित हैं। हालांकि साथ में यह याद रखना भी जरूरी है कि उसे कई बार कई लोगों ने अपने अनुसार बदला और बाद में अंग्रेजी दौर में इसके साथ भारी छेड़छाड़ हुई। संशोधित और मूल स्वरूप से काफी बदली हुई मनुस्मृति में बताया गया है कि अलग अलग वर्ण किस तरह से जन्मे। इसमें ब्रह्मा जी के मुख से ब्राह्मण वर्ण निकला। इसका काम पढ़ना लिखना, यज्ञ पाठ करवाना था। फिर ब्रह्मा जी की भुजाओं से क्षत्रिय निकले जो रक्षा करते। वैश्य वर्ण की उत्पत्ति ब्रह्मा जी के पेट से हुई। यह वर्ण व्यापार व्यवसाय कराकर समाज को चलाए रखने का काम करता है। वहीं शूद्रों का जन्म ब्रह्मा जी के पैरों से हुआ। इनका काम साफ सफाई और बाकी वर्णों की सेवा था। इस तरह से सबके काम बांट दिए गए। अब क्षत्रिय कुल में जन्मा व्यक्ति चाह कर भी व्यापार नहीं कर सकता था। वहीं शूद्र न अध्ययन कर सकते थे और न करा सकते थे। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने अपनी किताब फिलॉसफी ऑफ हिंदुइज्म में लिखा, मनु ने 4 तरह की वर्ण व्यवस्था की बात की। इन 4 वर्णों के आधार पर जाति व्यवस्था शुरू हुई। यह पक्का नहीं कि मनु ने ही जाति व्यवस्था बनाई, लेकिन इसके बीज उन्होंने जरूर बोए। जुलाई 1927 को महाराष्ट्र में मनुस्मृति की कॉपी डॉक्टर आम्बेडकर ने सार्वजनिक रूप से जलाई। इसके बाद से देश भर में कई जगह यह किताब जलाई जाने लगी या उस पर गुस्सा दिखाया जाने लगा। बहरहाल अब तो आप समझ ही गए होंगे कि मनुस्मृति पर आखिर इतना विवाद कब से और अब तक क्यों है, और क्यों
राहुल गांधी मनुस्मृति को संविधान के खिलाफ बताकर मोदी सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। फिलहाल मनुस्मृति के बारे में जो जानकारी हमने आपके लिए जुटाई वो इतनी ही थी। अभी के लिए दीजिए इजाजत और देखते रहिए ABC न्यूज।